अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। वो जो एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देकर हुक्मरान बना, आज उससे फौज के सरबराह को ओहदे से हटा दिया। ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम और हाई वोल्टेज टाकरा कल दुबई में होने जा रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान मद्दे मुकाबल हैं। किस टीम के जीतने के कितने इम्कानात हैं और क्यों हैं, इसका भी जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल उठाएंगे, अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत के लिए कितना खतरा बन सकता है। अपोजिशन जमातों के मुमकिना ग्रैंड अलायंस ने सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा पैदा कर दी है। एक तरफ हिज़्ब इख्तलाफ यकजान हो रही है तो दूसरी जानिब हिज़्ब इक़्तिदार 100 खबरों के मुताबिक एकसू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में राबते तेज कर दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को राम करने के बाद महमूद अचकजई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल अपोजिशन अलायंस के वफ्द ने सिंध का रुख कर लिया, जहां ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें तय हैं। वफ्द ने 3 रोजा दौरे के पहले दिन GDA के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात की और उनके सामने ग्रैंड अलायंस का खाका रखा। एक रोज पहले JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने भी नवीज सुनाई कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहाद में शमूलियत से अपोजिशन मजीद मजबूत होगी। असलम गौरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर लिखा कि मौलाना फजलुर रहमान सरबराही के बगैर ही अपोजिशन इत्तेहाद में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ये कि मौलाना फजलुर रहमान का कायदाना किरदार किसी ओहदे का मोहताज नहीं। उन्होंने दावा किया कि JUI फजलुर रहमान की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की खबरों से कुछ हलकों को तकलीफ है। जिनको तकलीफ है वही बेबुनियाद खबरें चलवा रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयानात अपोजिशन के दरमियान फासले कम कर रहे हैं। सीनियर कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने भी अपने आज के कॉलम में मौलाना फजलुर रहमान के तंजीमी वजन का एतराफ़ किया और लिखा कि तहरीक इंसाफ तनहा तो कोई बड़ी तहरीक चलाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, मगर ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान एक नया ट्रम्प कार्ड है। देखना यह होगा कि मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक में कितना सरगर्म किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इनके पास मुनज़्ज़म कारकुन मौजूद हैं जिनसे रियासत महाज आराई में मुतज़ब्ज़ब होगी। सुहेल वड़ाइच ने यह दावा भी किया कि तहरीक इंसाफ बिलखसूस पंजाब में बदस्तूर मकबूल तरीन जमात होने के बावजूद अपने हामियों पर अपनी गिरफ्त खो चुकी। इसके हामी बानी PTI को वोट तो दे देंगे, लेकिन वो मजीद गिरफ्तारियों, जेलों या कुर्बानियों के लिए तैयार नजर नहीं आते। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने के फैसले पर वफाक और पंजाब में हुक्मरान जमात नून लीग ने भी दिफाई हिकमत अमली तैयार कर ली और अपने सियासी होम ग्राउंड पंजाब में अचानक जलसे शुरू कर दिए। आबाद में धावे और चढ़ाइयां जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। अपोजिशन के गठजोड़ के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में भी कुर्बतें बढ़ने लगी। खबरों के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए और इनकी वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात के दौरान हुक्मरान इत्तेहादियों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले और दीगर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सियासी हलकों के मुताबिक इस मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी मफाहमती रास्ता निकाल लेंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सियासी सर्द जंग खत्म हो जाएगी। देखा जाए तो वफाक में पीपल्स पार्टी ही शहबाज शरीफ हुकूमत का सबसे बड़ा सहारा है और खतरा भी। सितंबर 2024 में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब जारी की गई नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ौफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है और इस तरह हुक्मरान इत्तेहाद की मजमूई नशिस्तें बनती हैं 214। इसी तरह अपोजिशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 और JUI फजलुर रहमान के 8 अराकीन हैं, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मैंगल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक नशिस्त
इसके अलावा कौमी असम्बली में 8 आज़ाद अराकीन भी मौजूद हैं और यूं अपोजिशन इत्तेहाद के पास मजमूई नशिस्तें 99 बनती हैं। सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कौमी असम्बली में अराकीन की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 है। खाली और मुतनाज़े 23 नशिस्तें PTI को देने के बाद तादाद 336 हो जाएगी। कौमी असम्बली की अमूमी नशिस्तें 266 हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें शामिल करके कुल नशिस्तें 336 बनती हैं, जबकि हुकूमत बनाने के लिए कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत यानी 169 नशिस्तें दरकार होती हैं। अदाद शुमार के मुताबिक नून लीग के पास कौमी असम्बली में 110 नशिस्तें यानी सादा अक्सरियत भी नहीं है और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तों के दम कदम से ही सादा अक्सरियत का भरम कायम है। और हुकूमत भी देखा जाए तो शहबाज शरीफ हुकूमत 59 वोटों पर खड़ी है और वो भी पीपल्स पार्टी के। बहरकैफ हुकूमत को फिलहाल ग्रैंड अलायंस से ज़्यादा खतरा पीपल्स पार्टी से है। जिस दिन पीपल्स पार्टी ने पासा पलटा, बाजी उलट जाएगी। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा कि ग्रैंड अलायंस में फिलहाल कौन कौन सी जमातें शामिल होने जा रही हैं? बहुत मेहरबानी आपकी। इस वक्त जबकि आप बात कर रहे हैं, अभी कराची से मुझे खबर मिली है कि मीटिंग हो गई है GDA के साथ और बहुत अच्छी गई है हमारी मीटिंग। और मेरा ख्याल है एक कमेटी बनने जा रही है जो कि एक मुस्तकिल इत्तेहाद जो है उसके लिए राह हमवार करेगी। इसके अलावा आपको याद होगा कि 7-8 दिन पहले जब एक मीटिंग हुई थी तो उसमें मौलाना साहब भी शरीक थे और भी कुछ लोग शरीक थे और उन्होंने एक पॉइंट एजेंडा के ऊपर कंसेंसस बिल्ड हुआ था वहाँ और सब ने उसके बाद प्रेस टॉक की थी और कहा था जी कि हम पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए एक जद्दोजहद जो है वो हम लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर कंसेंसस था। तो GDA के साथ भी मेरा ख्याल है पॉजिटिवली हम आगे बढ़ गए हैं। इसके अलावा और भी सिंध और बलूचिस्तान की बाकी पार्टीज जो हैं उनके साथ भी राब्ता किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो सियासी प्लेटफॉर्म है ये अपनी असल शक्ल में तश्कील दिया जा चुका होगा और उसके बाद फिर आगे जो हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है उसके खतोखाल जो है वो तय किए जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं ग्रैंड अलायंस के अलावा क्या जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं जैसे MQM वगैरह, क्या उनसे भी राब्ता किया जाएगा? नहीं, हुकूमत की जो 3 इत्तेहादी जमातें हैं जी उनसे बिल्कुल राब्ता नहीं करेंगे। हम बाकी पाकिस्तान के तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, उनके साथ राब्ते में हैं और वो राब्ते हमने बढ़ाए हैं ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसको तश्कील दिया जा सके। इसके अलावा 26 और 27 तारीख को इस्लामाबाद में ही एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की जा रही है जो इस सिलसिले में अवामी सतह के ऊपर डिस्कशन वगैरह करेगी और उसके लिए भी हमने इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को शिरकत की दावत देनी है और ये होपफुली ये सब पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमातें जो हैं उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगी। ठीक है रऊफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपके मामलात इस वक्त किस लेवल पर हैं, किस नहज पर हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि उनकी तरफ से कुछ गारंटीज चाहिए और कल हमारे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब आए थे, GUI के रहनुमा है, उन्होंने भी कहा कि कुछ मामलात पर यकीन दहानी चाहते हैं हम तहरीक इंसाफ से। तो क्या जमानत दरकार है उनको आपसे? देखिए आपको याद होगा कि जिस मीटिंग की मैंने जिक्र किया अभी उसमें मौलाना साहब भी शिरकत उन्होंने भी की थी और मौलाना साहब ने भी उसके बाद प्रेस टॉक में हिस्सा लिया था और उन्होंने भी खुद फरमाया था कि जी एक पॉइंट एजेंडा के ऊपर हमारा एग्रीमेंट है। अब अगर उनको कोई और यकीन दहानी चाहिए, कोई और उनको है तो वो आई एम सर्टन कि उनको उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा एज वी मूव अलोंग। उनके होंगे कुछ, हमारी कुछ रिजर्वेशन शायद हों तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम उन मुश्किलात के ऊपर काबू पाएंगे और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर प्रॉब्लम है इस वक्त। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और ये कि हम स्मूथली एक इत्तेहाद जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, ऐसी खबरें भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कुछ इजाफी गारंटीज भी चाहते हैं आपसे, जैसा कि KPK के वो हल्के जहां पे उनको पहले से पजीराई हासिल है वो चाहते हैं कि वहां पर आप अपना अगले इलेक्शन में आप अपना कंटेंडर खड़ा ना करें ताकि उनकी जीत मुमकिन हो सके। क्या ऐसी भी किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट ज़ेरे बहस है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई प्रपोजल दिया गया है, लेकिन ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं है
कि वो हमें सीट्स के ऊपर हमारी करें। हाँ, अगर किसी स्टेज के ऊपर उनके साथ मामलात मजीद तय होते हैं और ये जो हमारा इत्तेहाद है ये एक इंतखाबी इत्तेहाद में बदला जाता है या इसको तश्कील दिया जाता है, तो आई थिंक उस स्टेज के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा कि इस किस्म की बातें की जाए, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी डिमांड की है। अच्छा, रऊफ साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने आप पर तनकीद की, बल्कि उन्होंने कहा कि जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई जारी रहेगी तब तक मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। क्या अब हुकूमत से किसी किस्म की एंगेजमेंट की जा सकती है या मुज़ाकरात का, हुकूमत के साथ बातचीत का बाब हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद हो गया? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो बिल्कुल बंद लगता है जी, क्योंकि इनके पास तो कोई है ही नहीं। हमने मुज़ाकरात करके भी देख लिए, 5 हफ्ते हम इनके साथ एंगेज रहे हैं और इस जमात की बेहसी देखिए और इनकी मतलब इनकी पावरलेसनेस देखिए, मतलब इनको बिल्कुल कि ये एक उन 7 दिनों में वादे के बावजूद, कमिटमेंट के बावजूद खान साहब की मीटिंग जो है वो भी नहीं करवा सके अपनी मुज़ाकराती टीम के साथ, और एक हर दिन दूसरे दिन का वादा करके 7 दिन के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे और कहा था जी ये हमारे बस में नहीं है। अगर ये हुकूमत है और ये हमसे मुज़ाकरात कर रही है और ये उस मुज़ाकरात के ज़रिए किसी नतीजे के ऊपर पहुंचकर उसको इम्प्लीमेंट करना इनको पड़ता, तो क्या इनके पास ताकत थी, इनके पास पावर थी कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके? बिल्कुल नहीं थी। कंसिक्वेंटली इनके साथ बातचीत करने का मेरे भाई कोई फायदा ही नहीं है। बातचीत अल्टीमेटली उन्हीं के साथ ही होगी जिनके पास ताकत है, और मैं वो उन लोगों में मेरा ख्याल अकेला बंदा हूं जो कि बहुत देर से ये कह रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो नागुज़ीर हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मुज़ाकरात होने हैं और ये होंगे मुज़ाकरात। ठीक है। अच्छा अरूफ साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि शेर अफजल मरवत हों, फवाद चौधरी साहब हों, वो आप लोगों पर, आपकी जमात पर बहुत तनकीद करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत और शहबाज गिल में तो अब गालम गलोच का भी आगाज़ हो चुका है। सर, ये दोनों जो किरदार हैं ये पीटीआई से अभी भी अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं। फवाद चौधरी तो अमली तौर पर वो पार्टी में मौजूद नहीं है, लेकिन क्या इन लोगों के लिए वापसी का कोई रास्ता है पीटीआई में? एक अगर नहीं है तो फिर सर ये किस कैपेसिटी में जाके पीटीआई के चेयरमैन को, इमरान खान को जाके उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं? उनके पास क्या मैंडेट है ऐसा कि जब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है उसके बावजूद भी उनकी रसाई खान साहब तक है? देखिए, ये लोग पार्टी का हिस्सा नहीं है। जिस पहले शख्स का आपने जिक्र किया, मैं एक्चुअली इसके ऊपर बात करना नहीं चाहता। इट्स अ वेरी डिस्टेस्टफुल सब्जेक्ट, यू नो, बिकॉज ये लोग भगौड़े हैं, ये टाउट्स हैं जो पार्टी में प्लांट किए गए हैं, और ये मैं खुल के ये बात करता हूं। और इनका एक ही मकसद है कि ये पार्टी में डिसयूनिटी और डिसहार्मनी क्रिएट करें, लेकिन ये उस काम में फेल हो चुके हुए हैं। फवाद चौधरी साहब 23 जून 2023 को पार्टी से निकाल दिए गए थे और वो बाकी सब जगह उन्होंने जाके ये कमिटमेंट की बात करते हैं, और ये किस पार्टी में कुछ छोड़ा है जिसमें कि इसके शरीक नहीं रहे? पीपल्स पार्टी में ये रहे हैं, मुशर्रफ के साथ ये रहे हैं, पीएमएल-क्यू में ये रहे हैं। ये पार्टी खेलते हैं और ये वहां जाते हैं जहां के इनको सूरज चढ़ता हुआ नजर आता है और उसके बाद छोड़ देते हैं। जहां तक दूसरे शख्स का सवाल है तो उसकी बदजुबानी तो आप खुद भी देख चुके हैं, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है, उसका भी पार्टी के साथ कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। और वो लोग जो कि पार्टी का हिस्सा नहीं है, मेरा ख्याल है कि उनकी तनकीद जो है वो करना चाहें तो करते रहें, उनका जो चीज चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे ऊपर बनता है कि हम अपने आप को डिग्रेड करें कि उनके लेवल के ऊपर आके उनकी बातों का जवाब दें। लेकिन सर देखिए, आपके लिए उनकी रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन उनकी रेलेवेंसी तब बन जाती है कि जिनको आप टाउट कह रहे हैं वो जाके इमरान खान से मुलाकातें करते हैं। आपकी मुलाकातें हो ना हो, लेकिन उनकी मुलाकातें हो जाती हैं। तो सर अगर वो टाउट है तो हाउ कम उनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि खान साहब उनसे मिल लेते हैं? यार देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये कोई पार्टी मीटिंग नहीं होती है। कभी खान साहब ने इसको बुलाया नहीं है मीटिंग के लिए। शेर अफजल मरवत साहब को तो उनके बाप ने, उन्होंने जेल हुकाम को भी कह दिया जी कि मैं इस बंदे को नहीं मिलना चाहता हूं। ये नंबर दूसरे जो है वो जेल में जब मुकदमा सुना जाता है और उस मुकदमे में ये भी नामजद है, फवाद जो है ये भी नामजद है, तो ये वहां पहुंच जाते हैं और एक स्नीक करते हुए खान साहब के पास चले जाते हैं, 1-2 मिनट बात कर लेते हैं, उसको ये मीटिंग कहते हैं। कभी खान साहब ने इसको मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। लेकिन उस हियरिंग के दौरान वो ये नहीं कह सकते कि जी जो ये भी उसमें नामजद है ना, इसलिए ये भी पहुंचता है वहां। कोई फॉर्मल मीटिंग इनके दरमियान नहीं होती है, बिल्कुल।
ठीक है, रऊफ हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा क्रिकेट टाकरा होने जा रहा है, आपको हमको सबको उसका इंतजार है, उस पर भी बात करेंगे, ट्रंप पर भी बात करेंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हम और हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को दुबई में होने जा रहा है। भारत फातिहाना आगाज के बाद पुरएतमाद, जबकि शाहीन मायूस कुन आगाज के बाद शिकस्त खोरदा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें सर्जरी की यकीन दहानी करवाई गई, मगर गुज़िश्ता कई मैचेस से यूं दिखाई दे रहा है कि इन्हें तो शायद ड्रिप भी नहीं लगाई गई। सिलेक्शन कमेटी टीम सिलेक्शन पर तनकीद की जद में और ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी इस तनकीद को बिल्कुल सच साबित कर रही है। कल मैदान में जुगाड़ के तहत बनाई गई कौमी क्रिकेट टीम के मुकाबले में इंडियन टीम बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद होगी। शाहीनों के जहनों में एक अजीब खौफ है, शिकस्त का खौफ, नाकामी का खौफ, शायकीन का खौफ, और इन्हें इस खौफ का सिर्फ इंडिया से आईसीसी के बड़े इवेंट्स में सामना करना पड़ता है। वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा मैचेस में शाहीन बुलंद परवाज छक्के भी लगाते हैं और उकाबी वार से विकेटें भी उड़ाते हैं, मगर मेगा इवेंट में इनके छक्के भी छूट जाते हैं और हाथों से उड़ते तोतों की तरह इनकी विकेटें भी उड़ जाती हैं। अगर पाक भारत रिकॉर्ड का जायजा लिया जाए तो 130 एक रोजा मैचेस में पाकिस्तान 73 बार फाते रहा, मगर मेगा इवेंट्स के 21 मैचेस में से सिर्फ 4 बार शाहीन फाते ठहरे। इसी खौफ का इजहार 2017 में उस वक्त के कोच मिकी आर्थर ने भी किया था। 8 बरस बीत चुके हैं, दर्जनों खिलाड़ी आए, कोचेस बदले गए, सिलेक्शन कमेटियां तब्दील हुई, मगर एक चीज जो ना बदल सकी वो है शाहीनों पर भारतीय टीम का मुसल्लत खौफ कि जब जब काबू पाने की कोशिश की बढ़ता ही चला गया। अब एक बार फिर शाहीनों का टाकरा सुरमाओं से होने जा रहा है। आज की टीम का जायजा लें तो इस वक्त कौमी टीम 4.5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी, जिसमें कोई भी ऑलराउंडर ऐसा नहीं है जो मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप तोड़ने की सलाहियत रखता हो। यहां साइम अयूब की इंजरी ने मसाइल में इजाफा किया है। मोहम्मद रिजवान की गुज़िश्ता मैच की पॉलिसी, जिसमें पहले 10 ओवर्स में अपने बेहतरीन बॉलर्स के ओवर्स करवाए, जबकि बैटिंग के दौरान पावर प्ले में डॉट बॉल्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया। शाहीन से उम्मीद लगाई जाए तो T20 के 4 ओवर्स तो अच्छे कर लेते हैं, मगर डेथ ओवर्स में वो महंगे साबित होते। चलिए एक लम्हे को नसीम शाह को पाकिस्तानी अटैक का बादशाह समझ लेते हैं, मगर वो तो जो है वो टू द पॉइंट बॉलिंग के बजाय हर ओवर में 1-2 बॉल्स कमजोर करवाते। हारिस रऊफ की बॉलिंग तो गुज़िश्ता कई मैचेस से ग्रीन शर्ट्स को महंगी पड़ी है। अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल, विराट कोहली से लेकर शरियास और पटेल तक भारत की बैटिंग लाइन पाकिस्तानी बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाने के लिए तैयार बैठी। जवाब में इंडिया का बॉलिंग अटैक काफी मजबूत। भारत 3 स्पिनर्स कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अशर पटेल के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या भी फुल फॉर्म में हैं। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का जायजा लिया जाए तो फखर जमान की जगह इमामुल हक सिलेक्टर्स की नजरों में आ गए, लेकिन माजी की तनकीद के बायस वो शदीद दबाव में होंगे और दिखाई देता है कि वो टीम को जारहाना आगाज फराहम करने की बजाय दिफाई पोजीशन इख्तियार करेंगे। ऐसी ही कहानी बाबर आजम की है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी भी काबिल जिक्र नहीं है। सऊद शकील हो या मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा हो या खुशदिल शाह, पाकिस्तान एक तवील अरसे से मिडिल ऑर्डर के मसाइल का शिकार है। अब सवाल यह है कि क्या इस कॉम्बिनेशन और प्लानिंग के साथ शाहीन सुरमाओं पर झपट पाएंगे। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब ने। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक्साइटेड हैं या आप भी हमारी तरह या बहुत सौ की तरह मायूस हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अली। एक्साइटमेंट तो है कि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा हो रहा है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं है हमारे और इंडिया के मुकाबले जो है, या तो वर्ल्ड कप में या T20 वर्ल्ड कप में या 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में होते हैं। लेकिन जो टीम की कारकर्दगी है उससे एक खटका लगा हुआ है। वो आपने नासिर, अभी तो आपने उसका मिकी आर्थर का सुनाया, लेकिन नासिर हुसैन का नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। तो इस टीम का कुछ पता नहीं होता कि ये कब कुछ भी कर सकती है। लोगों को तवक्कुआत तो है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर अगर अली देखें तो इस टीम में इतना दमखम नजर नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह कि आपने सिलेक्शन ही सही नहीं किया। अभी आप इंट्रो में बता रहे थे भारत 3 स्पिनर्स खिलाएगा, 2 स्पिनर्स उनके बाहर बैठे हुए हैं। आप वाशिंगटन सुंदर और
अरुण चक्रवर्ती, उनके वरुण चक्रवर्ती वो बाहर बैठे हुए हैं। तो आपका क्या कॉम्बिनेशन है? आप इमामुल हक को भेज रहे हैं और इमामुल हक जाके क्या करेंगे? रिजवान खुद इनिंग्स क्यों नहीं ओपन करते? व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने T20 में तो इनिंग्स ओपन की है, वो नाराज नहीं एक हो बड़ा गए न्यूजीलैंड सख्त के सवाल दौरे पूछूं पर? आपसे सर, ये तनकीद मैंने जी। सोशल मीडिया पे सुनी है और इसका मतलब है कि अवाम की तनकीद कर रही है। अब इस पे आप एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। क्या रिजवान सिर्फ बिल्कुल, अपने लिए, क्या रिजवान सिर्फ अपने लिए खेलते हैं? ये अवाम कह रही है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि रिजवान अपने लिए खेलते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि रिजवान के आने से अगर आप ईमानदाराना तरीके से कहें तो क्रिकेट टीम में सियासत जो है उसने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। अगर कहीं टीम में सियासत होगी, पसंद नापसंद की बुनियाद पर, आप कहते हैं मुझे ट्रस्ट है खुशदिल शाह पर, मुझे खुशदिल शाह चाहिए, पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप टीम का इंतखाब करेंगे, वो तो इमामुल हक की जगह इफ्तिखार अहमद को लाना चाह रहे थे और सिलेक्टर, फिर उन्होंने सिलेक्टर से अपनी मनवाई कि उन्होंने खुशदिल शाह को भी लिया। उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान टीम में फहीम अशरफ जिस तरीके से आए, तो रिजवान अपने शॉट्स खेल रहे हैं टीम में, वो अपने आप को एक मजबूत जैसे कहें कप्तान के तौर पर साबित कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट अली 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस कल टीम बड़ा का इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट अप होना कहीं से आपको लॉजिकली समझ आता है? लाइक द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन दैट वी हैव सेंट, वो भी इंडिया के खिलाफ, जहां पहले ही हमारी अच्छी टीमों ने भी प्रेशर लिया हुआ है इंडिया के खिलाफ। ये तो फिर भी ऐसी टीम है जिसके बारे में पहली हम आप और हम सब तनकीद कर रहे थे। इनका 1 मिनट अप होना आपको कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल, उम्मीद की एक मऊहूम सी शमा रोशन हुई है। जो बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत का मैच था, जहां बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी 35 रन पर आउट हो गए थे और उसके बाद उनकी टीम 228 रन कर गई और हदफ के ताक़ुब में अगर बांग्लादेशी फील्डर्स कैचेस ड्रॉप न करते तो मुश्किल डाल सकते थे। हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है, खिलाड़ी अपनी इंफरादी कारकर्दगी पर तवज्जो देते हैं। डॉट बॉल्स आप देखें, फाइनल में जो था ट्राई सीरीज का 172 डॉट बॉल्स खेली, 146 डॉट बॉल्स न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में खेली। तो स्ट्रैटेजी कहां है? इतना बड़ा एंटोराज है टीम के साथ। अब आज इन्होंने मुदस्सिर नजर को भी बुला लिया है कि आप हमारी मदद करें। कौन कौन है? आकिब जावेद इनके हेड कोच हैं, बैटिंग कोच हैं शाहिद असलम, बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, फील्डिंग कोच हैं मोहम्मद मसरूर और स्पिन बॉलिंग कोच है अब्दुल रहमान। तो इतना बड़ा एंटोराज लेकर, इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन जो था वो ये नाकाम हो गई। ये पांचों लोग जो मुदस्सिर नजर की खिदमत आपने ली है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट किस सम पर जा रही है। खुदा न खास्ता अगर आप भारत से हार गए अली, तो मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम कई जो हेड्स हैं वो रोल होंगे। अच्छा ठीक है सर, इस पे हम ऐसे बात करेंगे, ओनस किस पे रिजाइड होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर कल के मैच को के लिए कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करनी हो तो मिर्जा साहब, माजी को देखते हुए भारत के बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि वर्ल्ड वाइड कामयाब रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि होम ग्राउंड नहीं है, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पिच है दुबई की। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? देखिए, स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि आपके फास्ट बॉलर्स, क्योंकि भारतीय जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारे फास्ट बॉलर्स ने माजी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये फास्ट बॉलर्स ऐसी रेस के घोड़े हैं जो सबसे आखिर में आ रहे हैं। आज आप देखें इंग्लैंड का और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, मार्क वुड ने 154 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की। उसके अलावा जोफ्रा आर्चर ने 152 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की। हमारे बॉलर्स 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं। शुरू में ये पूरा जोर लगाते हैं, बाद में इनकी पिटाई होती है। हम अगर जीतेंगे इंडिया के खिलाफ तो हमारे फास्ट बॉलर्स को अपना रोल प्ले करना होगा। नसीम शाह बेहतर बॉलिंग की उन्होंने की, लेकिन वो अपने उस रिदम में नहीं है। और फिर आप हारिस रऊफ को देखें, 80 से ज्यादा रन उन्होंने दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। शाहीन शाह अफरीदी, लगता है उनका दिल ही टूट गया है। कप्तानी की रेस में हमने सबको लगा दिया है। अली आप देखें कि आप वाइस कैप्टन सऊद शकील बना दिए गए, सलमान अली आगा को आपने T20 वनडे का कप्तान बना दिया, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया, सऊद शकील को नायब कप्तान बना के उसको रेस में शामिल कर दिया गया, रिजवान खुद कप्तान है। तो कप्तानी की भी दौड़ है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे फास्ट बॉलर्स अगर अच्छी बॉलिंग करें, उन्होंने भारत के लिए मुश्किलात तो पैदा की हैं, लेकिन अब करेंगे कैसे? क्योंकि इनकी पिटाई हो रही है, इनका मोराल डाउन है। इनका मोराल, इनके हौसले कौन बुलंद करेगा, ये देखना होगा कल के मैच में। हमारे पास मिर्जा साहब स्पिनर क्यों नहीं है?
लेकिन चलिए अब मैं मान लेता हूं कि भारत जो है वो 5-5 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, 2 उन्होंने एक्स्ट्रा बिठाए हुए हैं। भारतीय अच्छा खेलते हैं स्पिनर को, हम इस मैच में भले ना लगाएं स्पिनर, लेकिन हमारे पास वैसे इस टूर्नामेंट के लिए स्पिनर क्यों नहीं है सर? ये सिलेक्शन कमेटी से पूछे ना, ये जो सिलेक्शन कमेटी है लाखों रुपए माहाना ले रही है, फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहे, पेड सेलेक्टर्स हैं। और पेड सेलेक्टर्स क्या कर रहे हैं आप ये पूछें। सुफियान मुकीम जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसका ताल्लुक आजाद कश्मीर से, उसने अपना एक ही वनडे खेला, 4 विकेटें ली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। इसी तरीके से फैसल अकरम चाइनामैन बॉलिंग करता है, उसको जिम्बाब्वे ले गया, उसको निकाल दिया। अगर आप अपने नौजवान प्लेयर्स को एतमाद नहीं देंगे तो फिर यही अंजाम होगा ना। आपके सिलेक्शन में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। इतना अच्छा बैट्समैन था इरफान खान नियाजी, उसको आपने रोलिंग स्टोन बनाया होता, कभी 1 डाउन कभी डाउन द ऑर्डर, तो वो भी टीम से बाहर हो गया। आप पसंद नापसंद खुशदिल शाह, कौन से ऐसे दुनिया के ऑलराउंडर हैं कि जो रिजवान के बकौल के वो विकेटें भी ले लेते? कौन सी कितनी विकेटें नहीं है उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि ट्राई सीरीज के आगाज से कबल जब टीम में आए 2 विकेटें थी उनकी। तो मेरे ख्याल में मसला यहीं पर हमें पैदा हो रहा है कि हम खिलाना नहीं चाहते। स्पिनर्स हैं, उसामा मीर को हमने बाहर कर दिया, वहाब रियाज के साथ उनका तनाजा हो गया। अच्छा, इनसे तो बेहतर फिर शादाब खान ही था। शादाब खान फील्डिंग भी कर लेता था, बॉलिंग भी कर रहा था, बैटिंग भी कर लेता था। यहाँ पर सारा आमे का आमा बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा सर, अब कल के मैच के लिए बैटिंग ऑर्डर जो अभी तक तरतीब दिया गया है उससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि अगेन फास्ट बॉलिंग, अब भारत के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। उसको अगर आपको मौका मिले उसकी एडजस्टमेंट का, हाउ वुड यू डू दैट? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इमामुल हक खेलेंगे, वो बड़े अंडर प्रेशर होंगे। हम पहले ही डॉट बॉल्स का रोना रो रहे हैं कि बाबर आजम ने जो 69 रन बनाए 90 गेंदों पर, 52 उन्होंने डॉट बॉल्स खेली। तो इमामुल हक यकीनन डॉट बॉल्स खेलेंगे, मारना तो नहीं शुरू करेंगे। इनको चाहिए कि इमामुल हक के साथ मोहम्मद रिजवान अगर इनिंग्स ओपन करें तो कोई बुराई नहीं है। व्हाइट बॉल क्रिकेट पे वो इनिंग्स ओपन करते चले आए, वो अपने आप को बचा रहे हैं। उन्होंने बचाया कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब फखर जमान बैटिंग के लिए नहीं आ सके अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो बजाय इसके कि रिजवान खुद आते उन्होंने सऊद शकील को बना दिया ओपनर, और जो कभी उन्होंने इनिंग्स ओपन नहीं की वनडे क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय, हो सकता है माइट बी रॉन्ग, मेरे ख्याल में रिजवान को इमामुल हक के साथ आना चाहिए, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन, और बाबर आजम को उसकी पोजीशन 1 डाउन पर खिलाना चाहिए, और फिर उसके बाद आए। अब कामरान गुलाम को इन्होंने एक मैच खिलाकर बाहर कर दिया। मेरे ख्याल में सऊद शकील से ज्यादा बेहतर है कामरान गुलाम, उसको मौका मिलना चाहिए था। अब क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं? आपके पास तो यही 3 फास्ट बॉलर्स हैं अली, और उसके अलावा आपके पास बेन स्टोक्स की सूरत में फहीम अशरफ मौजूद हैं। उनको तो मैच खिलाया नहीं, उनको फिर उसके बाद ड्रॉप कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के। तो मेरे ख्याल में यही कॉम्बिनेशन बनेगा। बैटिंग ऑर्डर अगर आप सही करेंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी फॉर्म में आ गए, 5 विकेटें उन्होंने ली, और नवंबर 2023 के बाद उनकी वापसी हुई थी। अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हुई थी, 2 मैचेस खेले, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में पहले ही मैच में जो बॉलिंग की, उससे पाकिस्तान के लिए उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। ठीक है। मिर्जा साहब, चूंकि होस्ट पाकिस्तान है, तो जो मैचेस दुबई में होते हैं उनकी जो विकेट होती है वो क्या पाकिस्तान डिजाइन कर सकता है, या आईसीसी के मुताबिक उसकी सुपरविजन, उसको बनाना वो भी आईसीसी ही करेगा? देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले तमाम मैदान जो है जहां पर भी टूर्नामेंट होता है वो आईसीसी के हवाले कर दिए जाते हैं, और क्यूरेटर जो है वो आईसीसी के होते हैं। जिस तरह अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड क्यूरेटर हैं टोनी है, उनका ताल्लुक भी आईसीसी है, वो वहां के चीफ क्यूरेटर रहे। लेकिन पिच जो है वो आईसीसी बनवाएगी। अगरचे हम होस्ट मुल्क हैं, हमें रेवेन्यू मिलेगा। आपको पता है कि पहले दिन ही 4 अरब 60 करोड़ रुपए के टिकट बिके पाकिस्तानी करेंसी में दुबई क्रिकेट स्टेडियम के। और आज भी मेरे पास दुबई से फोन आया कि 500 दिरहम का जो जनरल इंक्लोजर का टिकट है वो 1500 दिरहम का ब्लैक में बिक रहा है, और मैक्सिमम टिकट पाकिस्तानी करेंसी में 5 लाख रुपए का अली। तो लोगों को इतना क्रेज है, दुआ करें कि हमारी टीम तवक्कुआत पे पूरा उतरे, चुके वहां भारत के बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद। जी मिर्जा साहब, आप सुन पा रहे हैं? राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन बहुत मशकूर हूं मिर्जा साहब कि आपने हमारे फिल्म के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। आज उन्होंने अपना एक अहम जनरल फारिग कर दिया। इस वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद हाजिर है। मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट इसके खिलाफ थी, इस पर पे दर पे मुकदमात दर्ज किए गए, उस पर कातिलाना हमला किया गया, फिर भी इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हुआ।
अवामी पजीराई से इसने एस्टैब्लिशमेंट के बनाए सिस्टम को हिला दिया। जिस रोज इलेक्शन में इसकी कामयाबी का ऐलान हुआ, इसके 4 दिन बाद एस्टैब्लिशमेंट हिकमत अमली तरतीब देने के लिए सर जोड़कर बैठ गई। जिस रोज इसने अपने ओहदे का हल्फ उठाना था, उससे 10 दिन पहले अदालत ने एक केस में इसे सजा सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी। इसने अपील की, अदालत ने मुस्तरद कर दी। फिर हल्फ उठाने से पहले ही इसे मुजरिम करार दे दिया गया, लेकिन कोई सजा न दी गई। ये वो हालात थे जिनमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने और अब ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट से ही अपनी लड़ाई को अगले मरहले में ले गए। पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो फौज का ऑडिट करेंगे, इसमें धोखाधड़ी और बेज़ाब्तगियों का पता चलाएंगे। फिर खबरें आई कि पेंटागन के कई मुलाजिमीन को भी निकाल दिया जाएगा और अब अमेरिकी सदर ने अस्करी क़यादत में बड़े पैमाने पर बरतरफियां कर दी हैं। फौजी सरबराह समेत 5 जर्नैलों को ओहदे से हटा दिया है। अहम बात यह है कि फौजी सरबराह की बरतरफी का ऐलान सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया। फौजी सरबराह जनरल ब्राउन को ओहदे से हटाकर उनकी जगह एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल को नया सरबराह नामजद किया गया। अमेरिकी बहरिया की सरबराह और फजाइया के नायब सरबराह भी बरतरफ किए गए थे। इन तीनों की तकर्री साबिक सदर जो बाइडन ने की थी। अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल ब्राउन अगर बरतरफ ना किए जाते तो 2027 तक अपने ओहदे पर रहते। सदर ट्रंप ने बरतरफी के इस फैसले की कोई वजाहत भी पेश नहीं की और बरतरफियों का सिलसिला यहाँ रुकने वाला भी नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फौज के मजीद आला अफसरान को भी तब्दील किया जा रहा है। बरतरफ किए गए जनरल ब्राउन ने फौज में तनव्वो और मसावात यकीनी बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए थे। सब तबकों की शमूलियत यकीनी बनाने के प्रोग्राम शुरू किए गए थे। इस पर अमेरिकी वज़ीर दिफा भी उन पर तनकीद किया करते थे और कहा करते थे कि जनरल ब्राउन को तो बरतरफ कर देना चाहिए। फौजी सरबराह को बरतरफ करने के ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी फौज में हलचल मच गई है। अभी गुज़िश्ता रोज ही अमेरिकी महकमा दिफा ने कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के तहत तकरीबन 5,500 मुलाजमीन नौकरियों से निकाले जाएंगे। ट्रंप फौज का ऑडिट कराने का हुक्म भी दे चुके हैं और पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ऑडिट से ऐसी बहुत सी चीजें मालूम होंगी जो बहुत बुरी हैं। अस्करी क़यादत की बरतरफी से अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट मुस्तरब है। मीडिया में इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अब ट्रंप अस्करी क़यादत को कोई गैर कानूनी अहकामात देंगे तो वो ना चाहते हुए भी ये गैर कानूनी अहकामात मानने पर मजबूर होगी, क्योंकि अब अस्करी क़यादत को लगेगा कि अहकामात ना मानने पर सदर ट्रंप बतौर सज़ा इन्हें भी ओहदे से हटा सकते। यूक्रेन जंग पर भी अमेरिकी सदर ट्रंप का मौक़िफ़ साबका सियासी और अस्करी क़यादत से मुख्तलिफ है। वो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले 1,500 मुजरिमों को माफ़ भी कर चुके। ट्रंप का अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से ये कोई पहला टाकरा नहीं। इनकी पहली मुद्दत सदारत में भी डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से कशीदगी रही थी और वजह यह थी कि सदर ट्रंप ने फ़ौज को कंट्रोल करना चाहा था। जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो इन पर कातलाना हमला किया गया। सख्त हिफाजती इकदामात, पुलिस एहलकारों और एजेंट्स के होते हुए हमला आवर एक करीबी इमारत की छत पर चढ़ा और गोली चलाई गई थी। ट्रंप इस हमले का जिम्मेदार भी एस्टैब्लिशमेंट को करार देते थे। अपना दौरे सदारत शुरू होते ही अस्करी सरबराहान को ओहदों से हटा देना यह जाहिर करता है कि ट्रंप का बाकी मानदा दौर भी ड्रामाई ही रहेगा। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में अब तक इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।